दो सवाल है। पहला तो बिल्कुल शुरुआत में ईमानदारी से कहना चाहिए कि MSP इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। It's a solution to some kind of problem. It's a very important problem, but it's not a solution to all problems. Number two, मेरे ख्याल में जिसकी बहुत ज़रूरत है वो इस देश में जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और उनके एंटाइटलमेंट की ज़रूरत है। मगर उसमें एक पेच है। पेच ये है कि जब 50s 60s के अंदर हमने प्रोग्रेसिव लोगों ने टेनेंट्स के लिए प्रोग्राम बनाए थे, तो वो प्रोग्राम ये थे कि टेनेंट को ज़मीन से आप बेदखल नहीं कर सकते। सारे टेनेंसी रिफॉर्म्स के प्रोग्राम ये थे कि जिसको आपने एक बार अपनी ज़मीन ठेके पे दे दी, अब आप उसको हटा नहीं सकते वहाँ से। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान है, जमींदार हैं, उन्होंने इंश्योर किया कागज़ पे कभी नाम ही नहीं आएगा उसका। सारे हमारे कागज़ फर्जी होने शुरू हो गए। इसमें तेलंगाना सरकार ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने किया था, तेलंगाना ने। उन्होंने क्या किया कि टेनेंट को एक किसान क्रेडिट कार्ड टाइप सा कार्ड देना शुरू किया और कहा कि इस कार्ड के आधार पे इस ज़मीन से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ज़मीन की मिल्कियत आपको कभी नहीं मिलेगी और ज़मीन पे आपका दावा नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा काम किया उन्होंने, मगर ये चीज़ अच्छी है। इससे किसान का डर कम हो गया कि मेरी ज़मीन चली जाएगी। किसान का अल्टीमेट डर होता है मेरी ज़मीन चली जाएगी, और ज़मीन ना जाए उसके लिए किसान कुछ भी कर सकता है। कागज़, झूठ, ये वो, मुकदमा, गोली, सब कुछ होता है इसमें। मेरे हिसाब से अगर आपको जो बटाईदार है, जो ठेके पे नौक कर रहा है, उसको अगर कुछ देना है तो किसान को ये एश्योर करना होगा कि भाई तुम्हारी ज़मीन नहीं जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन बाकी बेनिफिट जो किसान सम्मान निधि मिलती है, ये जो किसान नहीं मिल रही जिनके पास ज़मीनें हैं, वही प्रॉब्लम है। किसान सम्मान निधि उसको मिलती है जो दिल्ली में बैठा है, पटना में बैठा है, उसको नहीं मिलती जो खेती कर रहा है। क्या हम ऐसा तरीका कर सकते हैं कि सारे एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स जो हैं मिल्कियत मालिक के पास रहे, उसको आप छूइए मत, उसको तंग मत कीजिए, उसको डराइए मत। जैसे ही डराएंगे सारा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ें, किसान क्रेडिट कार्ड, उसको जो खाद के ऊपर सब्सिडी होती है वो, और जितने भी और MSP, वो MSP पे बेचे ना। जो व्यक्ति खेती नहीं करता वो क्यों बेचे MSP पे? वो सारे बेनिफिट्स उसको ट्रांसफ़र करने चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम होगा देश में। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग MSP. You mentioned that the parliamentary committee mentioned that the MSP should be increased. But sir, my question is, MSP is only for some crops. So sir, there's always a problem that farmers will tend towards those crops, planting those crops only on which they are getting MSP. Sir, so does it not hamper the diversification of crops? And eventually, if we also increase MSP, do we really need to increase the corpus of the crops that fall under the MSP? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसी जब मैं आपको सरकारी सिस्टम में बता देता हूँ। इंसिडेंटली द कमेटी हैज़ नॉट रिकमेंडेड इंक्रीज इन MSP, इट हैज़ रिकमेंडेड लीगल स्टेटस टू MSP. Currently, the government of India announces MSP for 23 crops, which cover all your major crops, जो एटलीस्ट खेत में उगने वाली बड़ी crops. What it does not cover is vegetables and fruits, and it does not cover milk, fish, ये बाकी चीज़ों को नहीं करती है, and it does not cover many of the commercial crops, except coconut and ये अपना sugar cane. Anyway, so it covers all the major crops of this country. The trouble is not that. The trouble is that government does procurement only of 2 or 3 commodities. This I want you to understand. इसी लोग कहते हैं कि देखिए अगर MSP देना शुरू कर दिया तो किसान सिर्फ गेहूं और धान उगाएंगे और तो कुछ उगाना बंद कर देंगे. That is not an MSP problem. That's a problem of the procurement policy. अगर आप सिर्फ 2 फसलों को प्रोक्योर करेंगे तो किसान पागल है कि तीसरी फसल उगाएगा. उसे पता है कि पैसा तो मुझे इसी में मिलेगा. आज किसान को पता है कि गन्ना क्यों उगाता है किसान, क्योंकि उसको पता है कि इसकी सेल एश्योर्ड है. मिल इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज इट. आई नो आई गेट माई रेट. देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही.
धान पे और गेहूं पे किसान को पता है कि एमएसपी उसको मिल जाएगा, एंड दिस द गवर्नमेंट डज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, क्योंकि उनको राशन की दुकान पे चीजें देनी है, इसलिए सरकार खरीदेगी, इसलिए मेरा बिक जाएगा. Why do they not grow other things? Because the government announces MSP and does not either procure and does nothing to ensure that farmers get that MSP. मैंने आपको अभी बताया मूंग, उड़द और इनके ऊपर 0% procurement. So when the farmer knows that I am not the मूंग का रेट होगा for example 7,800 rupees per quintal, मूंग का MSP रेट होगा. मूंग कितने पे बिकेगी? 5,000 रुपए पे, 5100-5200 पे बिकेगी. अब किसान पागल तो नहीं है ना कि वो उसको उगाएगा, है ना. सो व्हाट वी रियली नीड इज दैट दिस MSP which is ritually announced, it should be made effective. और अगर आप वो करेंगे तो इनफैक्ट MSP is the solution to the diversification problem. पंजाब में मक्का होता था बहुत ज़्यादा, खाते हैं पंजाब वाले, और पंजाब और हरियाणा वाले राइस तो खाते नहीं हैं. आई एम फ्रॉम हरियाणा. आई टेल यू ऑनेस्टली, आई डिड नॉट नो दैट यू कैन ईट राइस विद दाल एंड सब्जी टिल आई केम टू JNU. हमें पता नहीं है, हमें राइस खाना आता नहीं है भैया. हमारे लिए तो राइस स्वीट डिश है. महीने में एक बार वो चावल में घी और बूरा डाल के हम तो खाने वाले लोग हैं. Why do people in Haryana grow rice? खाना तो आता नहीं है, बना उगाते क्यों हैं? क्योंकि MSP मिलता है, क्योंकि बिकता है वो. यहाँ चना होता था, चना बंद हो गया. मक्का पंजाब में होता था, बंद हो गया. क्यों? क्योंकि सरकार खरीदती नहीं है. So if you want to diversify, the solution is please ensure that for all these 23 crops, farmers should get assured price. And let me also clarify, जब हम कहते हैं farmers should get assured price, we are not saying government should purchase all the things. No government in this world can purchase all crops. कहाँ रखेंगे? खराब होंगी, सड़ेंगी, बर्बाद होंगी. हम कहते हैं कि आप 3 पॉलिसीज अडॉप्ट कीजिए. How do you make MSP legal? How do you ensure that farmers get MSP? Number 1, जितना आप आज परचेज कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा परचेज कीजिए, क्योंकि सरकार कुछ दाल खरीद सकती है. और इसमें राशन की दुकान में आप दाल देना शुरू क्यों नहीं कर देते? दोनों तरफ से फ़ायदा होगा. किसान उगाएगा, उसको दाम मिल जाएगा, लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा, बच्चों की स्टंटिंग है, ग्रोथ की प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक होगी. सो दैट्स वन. तो थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट इंक्रीज करना है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा. सेकेंड इज द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द मार्केट टू पुश अप द प्राइसेस. ना, सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है. कॉटन कॉर्पोरेशन ये करती है, दे जस्ट स्टे इन द मार्केट. जैसे ही प्राइस MSP से नीचे गिरना शुरू होता है, दे इंटरवीन, दे परचेज अबाउट 5% ऑफ द स्टॉक. प्राइसेस गो अप, कॉटन कॉर्पोरेशन स्टेप्स बैक. अब जरूरत नहीं, अब आप चलने दो. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. But in order to do so, you need to have some funds. The government never makes those funds available. कैसे intervene करेंगे आप? Third is we are saying, in case all these things fail, और कई एक लंबी लिस्ट है, हमने इस पे आर्टिकल भी लिखा है फ्रंटलाइन में, और बाद में भी लिखा था इसके बारे में. If everything fails, please pay the farmer the differential. Procure मत कीजिए. आपने 2600 रुपये बाजरे का रेट है, मार्केट पे 2000 में बिक रहा है. किसान को 600 का पेमेंट कर दीजिए, बस खरीदने की कोई जरूरत नहीं. आप रखोगे, सड़ाओगे, क्या फ़ायदा? FCI में रखोगे, खराब होगा, चूहे खाएंगे. आप किसान को 600 रुपये दे दो ना. दैट्स कॉल्ड डेफिसिट पेमेंट मैकेनिज्म. सो यूज one of these mechanisms, but please ensure that farmers get the MSP. So the reality is that except wheat and about 40% of wheat and 35% of wheat and 40% of paddy, इनको तो लिया, इसमें तो मिल जाता है, बाकी में मिलता नहीं है किसान को. और फिर लोग कहते हैं कि देखिए MSP से. So most of the problems of MSP are actually problems of skewed procurement, not of MSP. गुड इवनिंग सर. सर मेरे 2 सवाल हैं. एक सवाल वेल्थ टैक्स से रिलेटेड. वेल्थ टैक्स जो आपने कहा ना कि वो पॉलिटिकल विल हो सकती है तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सर वी हैव अ प्रॉब्लम इन इंडिया दैट
many of wealthy peoples are living out of from India, and there is a chances that if it takes them, those individuals like wealthy people, there is a fear that they can also move out. Then how India is going to tax, our government is going to tax. First, ये एक dilemma जैसा है कि आप टैक्स करोगे, then there is a chance they can move out. First case, so तो उसको कैसे टैक्स करना होगा एक, और दूसरा फार्मर से रिलेटेड है, तो सर फार्मर्स पे कोई डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, चाहे वो कितना भी इनकम कर रहे हो, और डाटा के हिसाब से कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हिसाब से 8% जो फार्मर्स हैं वो 25 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, जिनका शेयर 28% है इनकम में। तो क्या सर रिच फार्मर्स को टैक्स करना चाहिए? किसकी इनकम में 28% है? 28% ऑफ व्हाट? वो 8% फार्मर्स, रिच फार्मर्स, 8% फार्मर्स आर मेकिंग like 28% of all income that overall farmers are can, सर यही कह रहा हूँ, तो क्या उन रिच फार्मर्स को टैक्स करना चाहिए? So my question, second question first. मैं बार बार कहता हूँ, जो टैक्सेशन का आप क्या 12 लाख तक टैक्स नहीं है ना आज की तारीख में, जो फार्मर फार्मिंग से साल में 12 लाख रुपया कमा लेता है उसको टैक्स भी करना चाहिए और 26 जनवरी को अवार्ड भी दे देना चाहिए। मैं गिनना चाहता हूँ कितने लोग फार्मिंग करके एक्चुअली कमाते हैं। ये सारे फार्मर, मैं बता रहा हूँ, पूरा बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे यहाँ, बिकॉज ऑफ दिस लूप होल, आपने को पता होगा ना इस देश के सबसे बड़े फार्मर्स में से अमिताभ बच्चन हैं। हाँ, एक्चुअली मुंबई में बैठे हुए लोग अपने आप को फार्मर डिक्लेयर कर देते हैं, और चूंकि फार्मिंग में टैक्स नहीं है तो अपनी इनकम को छुपा के फार्मिंग की इनकम दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सचमुच इसके पक्ष में हूँ, बिल्कुल आप टैक्स लगाइए, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सारे के सारे वो लोग हैं जो कि बेनामी फार्मर हैं। इस देश में कोई व्यक्ति जो अपनी खेती पे, अपनी जमीन पे खेती करके 12 लाख रुपया साल का बचा ले, उसको सचमुच टैक्स भी दीजिए, 26 जनवरी को उसको अवार्ड भी दे दीजिए, 3 साल करे तो उसको पद्मश्री भी दे दीजिए। मैं गिनना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस देश में ऐसा करते हैं, बट इन प्रिंसिपल एज ए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन आई एम सेइंग यस, प्लीज टैक्स द रिच फार्मर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इससे अच्छा होगा जो झूठे फार्मर बैठे हुए हैं वो सब हट जाएंगे, इससे वो करना बंद कर देंगे। दिस इज ओनली ए टैक्स इवेशन का तरीका है और कुछ नहीं है ये। दूसरा बहुत सीरियस क्वेश्चन है, आई एग्री, 2 तरह के प्रॉब्लम है, सिर्फ यही नहीं। इसी पहले क्या था कि टिल 100 years ago there was a problem of there was an phenomena of labor strike. In today's world the biggest issue is capital strike. Capital can strike. They can suddenly one day shift their money from your stock market to somewhere else. And of course the rich can leave, not only can leave, they are leaving India. और इस सरकार के दौरान देशभक्ति इतनी बढ़ गई है कि, और सबसे अच्छी देशभक्ति तभी होती है जब आप कनाडा में या यूएस में रह के भारत माता की जय बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सब विदेश जा रहे हैं और वहाँ से जाके भारत माता की जय बड़ा जोर से बोलते हैं। तो ये होता जा रहा है। बट योर पॉइंट इज करेक्ट, दिस पोजेज ए सीरियस पॉलिसी डिलेमा, हाउ डू यू डू सो। मेरे पास इसका एक्चुअल आंसर नहीं है, बट आई एम श्योर इकोनॉमिस्ट कैन वर्क आउट ए वे इन विच वी डोंट, इसको आप हथौड़े से करेंगे तो यही होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हथौड़े से करने की बजाय छोटे छोटे पेचकस और छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, तो आप कर सकते हैं इसको। थैंक यू सर। My question is regarding job crisis in India. After LPG reforms, we can say that India is moving towards primary to tertiary sector, over tertiarization of tertiary sector. If I take the example of agriculture only share 18% of the GDP, but 45% people are totally dependent on agriculture. Even Rahul Gandhi pointed out this question in its various Lok Sabha speeches like that, कि India should focus on the labor intensive growth, but India currently focus on capital intensive growth, and India directly support the crony capitalist people. So sir, after COVID, there are 14,000 small and medium enterprises industries are completely closed. So without promoting this, how can we ensure job crisis in India? No, you are absolutely right. I'm not entirely
sure that this is directly a consequence of LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल, क्योंकि हमने क्या किया, LPG को एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है किसी भी चीज़ के लिए LPG, क्योंकि चाइना ने जिसने मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा की है वो तो आराम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो मतलब उन दोनों का कनेक्शन तो डायरेक्ट है नहीं. But otherwise, you are absolutely right. So what we have is a phenomena of jobless growth. There is growth that's happening. It's not creating jobs. और पर इन 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से कितने जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उसका नंबर लगातार घटता जा रहा है. This lovely report from Azim Premji that comes every year, State of Working India, they document it कि कैसे per unit of investment, the number of people who can be employed is coming down and down and down, which should not be the case in our country. Service sector growth is good, but unless we do something on primary production and manufacturing, how can we become a big economy? तो ये बिल्कुल ठीक है. और हमारी इकोनॉमी में जो ज़रूरत है वो ये कि हम लेबर इंटेंसिव चीज़ों को प्रमोट करें. अनफॉर्चुनेटली, और ये बात सिर्फ मोदी जी की सरकार पे लागू नहीं होती, उससे पुरानी सरकारों पे भी लागू होती है. आफ्टर ऑल, इट वाज मनमोहन सिंह who actually said in the parliament that we have jobless growth. उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कभी बोल भी दिया करते थे, तो वो कहा था कि हाँ जॉबलेस है, बट द फैक्ट इज इट वाज जॉबलेस एंड ही एडमिटेड इट. अब उससे भी ज़्यादा ख़राब है, अब तो जॉब डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन अब बताया नहीं जा रहा है हमारे को. सो वी आर रियली लुकिंग एट एन इशू ऑफ नॉट जस्ट LPG, we are, or not just crony capitalism. I think we are looking at an issue of the model of economic development. And this is an issue that was asked in the 1960s and 70s. Should we adopt the same model of development that has been adopted by Europe and the global north? उनकी primary condition हमसे अलग है. They have shortage of labor and they have surplus capital. We have surplus labor and shortage of capital. If we adopt the same things that they do, हमारे यहाँ तो ग्रोथ तो दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट तो कम होता जाएगा ना. एंड सैडली अक्रॉस द regime, in this we should not blame any one party or one prime minister, across the regimes we have continued to follow that model of development which displaces labor all the time. And we have started celebrating all those things, you know, these words like latest technology, cutting edge technology. What is cutting edge? What is latest? It is latest as per the requirement of an economy. उनके लिए वो लेटेस्ट हो सकता है, उनके लिए कटिंग एज हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है वो कटिंग थ्रोट टेक्नोलॉजी, है ना, जो उनके लिए कटिंग एज है. तो हम वो क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और आप सही पूछ रहे हैं. इस देश में जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एंड दैट्स अ पॉइंट राहुल गांधी ऑल्सो मेड दिस टाइम, एंड दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट. प्रोडक्शन आप कह रहे हैं चाइना को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खाक कर लेंगे. आप प्रोडक्शन तो करते नहीं हो, कैसे करेंगे? सही. Sir, as you said, it's not about economics, it's about politics. तो अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जैसे ही किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है मनी का लोगों के अकाउंट में. देन देयर इज अ कैची फैंसी स्लोगन which polarizes people into two groups. Election happens, electoral outcomes comes, and then everything is normal. So is there any solution to this kind of politics which is ongoing in our country from last few years? When I say politics, politics can mean two things. One is a sort of shallow politics, the other is deep politics. So shallow politics is before Maharashtra election, you just release, you suddenly remember कि बहना तो इतनी लाडली थी, पिछले सालों से याद नहीं आया, चलो अब याद आ गया है तो कर दो कुछ. That's a shallow day-to-day politics. Of course, that's a way of manipulating elections, etc. But what I meant was deep politics as well. Politics about mobilization. अगर सवाल ये है कि ये देश किसका है, ये कैसे तय होगा? ये तब तय होगा जब लोग सड़कों पे आएंगे. किसान 13 महीने तक बैठे सड़कों पे. इस देश को याद आ गया कि किसान भी हुआ करता था. नहीं तो लोग सोचते थे पुराने प्राचीन भारत में किसान हुआ करता था, अब तो है ही नहीं. किसान सड़क पे आ गया तो लोगों को दिख गया भैया किसान तो है. इट्स ओनली थ्रू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन that the bottom of the pyramid will get something. So
The problem is not just about elections. Elections happen, there is a cycle to it, etc. अब दिल्ली में election हुआ है. Why is it that addressing the middle class was so important? And why is it that addressing the remaining 60, दिल्ली जो देश में 10% है वो दिल्ली में 30-35% है ना? Why is it that the remaining 60% could not be mobilized? That is because there is no systematic mobilization of those things. So मैं जब politics की बात करता हूँ तो मैं इसकी मेरे लिए ये सवाल है कि how do we unite all those forces, all those sections of society, farmers, workers, informal sector workers, and other marginal sections of society. इन सब का हम एक political coalition कैसे बनाएं? That to me is the real challenge, and that's what I meant by politics. Electoral politics will go on in a routine sense, and it is not necessary that only by offering some sops you will win elections. वो तब होता है जब आप कुछ फंडामेंटल ऑफर लोगों को नहीं कर सकते हैं. 5 साल तक काम नहीं किया, आखिर में आपने कुछ ऑफर किया, आपने इलेक्शन को जीत लिया. लेकिन अगर किसी के पास सीरियस पॉलिसीज हों, वो करें, तो उसके बेसिस पे आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर फेयर इलेक्शंस, व्हिच इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. माइक आगे दीजिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था. जैसे अभी उन्होंने बोला देयर इज अ जॉबलेस ग्रोथ, बट नाउ बिकॉज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इट इज बिकम जॉब लॉस ग्रोथ बिकॉज न्यू जॉब विल बी डाउन. सर, मेरा क्वेश्चन है सर, हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे जैसे एवरेज एज ऑफ फार्मर्स इट इज़ अराउंड 50 ईयर्स. इसका मतलब है कि जो यूथ हैं वो लोग तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन में, और इवन एग्रीकल्चर का जो आउटपुट कॉस्ट है वो कम हो गया है और इनपुट कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज ऑफ इरीगेशन एंड डिफरेंट थिंग, सॉइल टेस्टिंग एक्सेट्रा. सो आउटपुट कॉस्ट गिरता जा रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और यूथ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, जो कि वो भी जॉब लॉस ग्रोथ होने वाली है फ्यूचर में. तो सर, क्वेश्चन ये है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत बात कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन किस संदर्भ में आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा डिक्लाइनिंग फेज पर चल रहा है. इवन जो किसान खेती कर भी रहे हैं उनकी खुद की आय गिर रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और वो खुद अब खेती छोड़ना चाह रहे हैं. जैसे हमारे क्षेत्र में इस तरह से देखा जा रहा है, छोटी सी केस स्टडी हम लोगों ने की थी. वहाँ पर जो उत्पादन 20-15 साल पहले जो उनका आय होती थी खेती से, अब वो लगातार गिरती जा रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है. तो वो लोग भी खेती छोड़ना चाह रहे हैं. तो फिर आप कैसे किसानों को आगे लाभ पहुंचा पाएंगे? तो दो चीज़ें आप जो कह रहे हैं, जॉब लॉस, अब बंद कर दें इसे, मैं उत्तर दे. जॉब लॉस वाली बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो बहुत बड़ी समस्या है. और मैंने पिछले सवाल के जवाब में यही कहा था कि वो हमारे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सिर्फ बजट से नहीं है, सिर्फ एक सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल नहीं है. हमने 70 साल से इस देश में एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट परस्यू किया है जो इस देश के गांव देहात को ख़त्म करेगा, एग्रीकल्चर को ख़त्म करेगा, द आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ओशंस ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा. वो एक लार्जर सवाल है. ये जो आप एग्रीकल्चर का कह रहे हो, देखो एग्रीकल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानी करने वाले बचे नहीं हैं. बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जितने चाहिए उससे ज़्यादा लोग तो ऑलरेडी हैं. जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा कि किसान को इनकम नहीं मिल रही है. एक्चुअली यही सारी प्रॉब्लम है कि सरकार को पता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ेगा और सरकार को प्रोडक्शन से मतलब है, प्रोड्यूसर से कोई मतलब नहीं. हर एग्रीकल्चर मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है हमारे देश में गेहूं का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, भांग का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया. हम बार बार पूछते हैं भैया प्रोड्यूसर के बारे में भी पूछ लो, उसका क्या हो रहा है. प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर नीचे जा रहा है. रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत सीरियस हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ जिस पूरे इलाके में होती है वहाँ काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं. इसके लिए हमें अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी बदलनी होगी. प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, मगर इसके लिए आपको एक अलग पैराडाइम ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. हमारी सारी एग्रीकल्चर पॉलिसी इस मिथ पे बेस्ड है, इस झूठ पे बेस्ड है कि जो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो एक दिन पूरे देश में हो जाएगा. वो दिन अगले 500 साल में नहीं आने वाला है. आपको इस देश में जिन इलाकों में पानी नहीं है
उन इलाकों में कम पानी की खेती से दाल कैसे हो सकती है, उस पर काम करना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बरसात करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आने वाली है कुछ सालों तक, तो है ना। आपके पास पानी तो है, वो उतना आपको यूज़ करना है। तो इन सब पे हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के इतने ज़्यादा किसान मजबूरन ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कोई लेबल के लिए नहीं, ऑर्गेनिक समझ के नहीं, मजबूरी में वो इतने सालों से करते हैं, परंपरा और मजबूरी में ऑर्गेनिक कर रहे हैं। आप उनको ठप्पा दे दीजिए, उनके उस काम को आगे प्रमोट कर दिए। तो हमें अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को सब्सटेंशियली चेंज करने की ज़रूरत है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं, मगर उससे जो प्रोड्यूसर है उसकी वेलबींग हो सके। और ये सारी प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी की ये रही है। फार्मर्स वेलबींग हैज़ नेवर बीन एट द सेंटर ऑफ आवर एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये बात चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, और उन्होंने नेहरू की नीतियों की आलोचना की थी, और मैं मानता हूँ चौधरी चरण सिंह बिल्कुल ठीक कहते थे तब भी। ठीक है, बहुत थैंक्स। मैं धन्यवाद देता हूँ योगेंद्र यादव सर का, जिन्होंने एग्रीकल्चर बजट को बड़ी ही करीब से समझाया है और पार्लियामेंट्री शेड्यूल कमेटी के रिकमेंडेशन को बताया है। हमें इस मीनिंगफुल डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ आए हुए